9 सितंबर को हम भारत बंद करने वाले हैं। 24 सितंबर को हम बनारस में 1 लाख लोगों का मोर्चा कॉल किया है। हमने नागपुर में 1 लाख लोगों को बुलाया था, 4.5 लाख लोग आए थे। अब हम 1 लाख लोगों को बुला रहे हैं। इसके बावजूद भी ब्राह्मण अगर नहीं सुधरेंगे तो फिर हम 5 लाख लोगों का जो सेंट्रल ऑफिस है ईएसआई का, दिल्ली में ईएसआई का कार्यालय, उसके कार्यालय पर 5 लाख लोगों का मोर्चा बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क लेके जाएगा। प्रसिद्ध मंदिर है, ये सारे के सारे प्रसिद्ध मंदिरों के नीचे मौर्यकालीन अवशेष है, बुद्धिस्ट अवशेष है, स्तूपास है। यहाँ गुप्ता आरएसएस की आइडियोलॉजी का कोई इतिहासकार है, उसने खुद मान्य किया है कि जितने भी शिवलिंग है बड़े बड़े, वो अशोका के पिलर को काटकर बनाए गए। जातक कथा की चोरी है वाल्मीकि रामायण, दशरथ जातक की। महाभारत में लगभग 37 जातक कथाओं की चोरी करके महाभारत लिखा गया है। तो ब्राह्मण धर्म का बेस रामायण महाभारत नहीं है। ये बहुजन समाज को मूर्ख बनाने के लिटरेचर लिखे हैं, और रामायण महाभारत को कोई ब्राह्मण कह दे वो धर्म ग्रंथ है। रामायण महाभारत धर्म ग्रंथ नहीं है। भीम जोहार। इस वक्त हमारे साथ हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर प्रोफेसर बिलास खरात। सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि बाबा साहब अम्बेडकर रिसर्च सेंटर जो आपने बनाया है किस तरीके से काम करता है? 2005 में बामसेब के द्वारा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर रिसर्च सेंटर को हमने स्थापित किया। इसका मुख्यालय दिल्ली है, और फुले शाहू अम्बेडकर की जो विचारधारा है वो विचारधारा ही हेडगेवार, गोलवलकर, सावरकर की विचारधारा को हरा सकती है। भारत में ढेर सारे दृष्टिकोण हैं, कोई समाजवादी दृष्टिकोण है, कोई मार्क्सवादी दृष्टिकोण है, कोई लोहियावादी दृष्टिकोण है, कोई गांधीवादी दृष्टिकोण है, हेडगेवार गोलवलकर का भी एक दृष्टिकोण है। इस दृष्टिकोण से हर समस्या को देखते हैं और वो थोपा जाता है। मगर हमारे भी एक दृष्टिकोण है, और वो दृष्टिकोण फुले शाहू अम्बेडकरी दृष्टिकोण है। इस दृष्टिकोण को माध्यम करके लिटरेचर का निर्माण करना, संशोधन करना, और हमारे मूवमेंट को गतिशीलता देने के लिए नए नए शोध ग्रंथ का निर्माण करने का काम इस डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर रिसर्च सेंटर के द्वारा किया जाता है। आपकी एक किताब थी कांग्रेस आरएसएस की मां, जो काफी चर्चित हुई थी। उसके बाद आपकी एक बहुचर्चित किताब वर्तमान के क्षत्रिय पूर्व में कौन थे, और आज काशी मथुरा किसकी, ब्राह्मणों की या बौद्धों की, इस किताब का विमोचन आज यहाँ लखनऊ में हुआ है। ये किताब, इस किताब में क्या है बहुजनों को बताने का कष्ट करें आप। पहला दावा हमारा ये है कि अगर मंदिर के लिए विवाद चल रहा है ब्राह्मणों का, तो ब्राह्मणों के मंदिर निर्माण का कार्य कब शुरू हुआ? आर्कोलॉजिकल आधार पर तो मध्य प्रदेश में गुप्त राजा के द्वारा, समुद्रगुप्त के द्वारा पहला वराह मंदिर निर्माण किया। वो भी बौद्ध धर्म की प्रतिक्रिया में किया। वो है 300 मतलब 3री शताब्दी में किया। इसके पहले ब्राह्मणों का प्रथम शताब्दी हो या मौर्य काल हो या बुद्ध काल हो, ऐसे समय में या उसके पहले ब्राह्मणों के कोई मंदिर हो, ऐसे एक भी पुरातात्विक आधार मौजूद नहीं है। ये हमारा पहला दावा है, जो आज मंदिर का विवाद कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जितने भी प्रसिद्ध मंदिर है, ये सारे के सारे प्रसिद्ध मंदिरों के नीचे मौर्यकालीन अवशेष है, बुद्धिस्ट अवशेष है, स्तूपास है, विहार है। ये कोई गुप्ता आरएसएस की आइडियोलॉजी का कोई इतिहासकार है, उसने खुद मान्य किया है कि जितने भी शिवलिंग है बड़े बड़े, वो अशोका के पिलर को काटकर बनाए गए। मैंने इस किताब में दिखा है भैरव की लठ, जो काल भैरव जिसको कहते हैं, वो सम्राट अशोक का स्तूप का टूटा हुआ हिस्सा है। तो दूसरा दृष्टिकोण ये है, हमने ये जानकारी प्रस्तुत किया है कि काशी और मथुरा में जो विवाद स्थल है, मंदिर मस्जिद के नाम पर चल रहे हैं, उसके नीचे सर मेजर जनरल कनिंघम और अन्य आर्कोलॉजिस्ट लोग, उन्होंने जो उत्खनन कार्य किया, तो वहां बुद्धा के मॉन्यूमेंट्स मिले, अशोका के मॉन्यूमेंट्स मिले, गुप्तकालीन मॉन्यूमेंट्स मिले, तो बुद्धिस्ट अवशेष मिले। तो इस आधार पर ना वहाँ मंदिर है ना मस्जिद है, सबसे एशियंट जो है वो उनका दावा होने का अधिकार है।
तो इसके माध्यम से यह बात सिद्ध की है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह सिद्ध की है कि रामायण और महाभारत ये बौद्ध धर्म के प्रतिक्रिया में लिखे गए काल्पनिक ग्रंथ है, जातक कथाओं की चोरी करके लिखे गए। रामायण में बुद्ध का 16 बार जिक्र आता है, महाभारत में बुद्ध का 137 बार जिक्र आता है, तो किस आधार पर इनको प्राचीन माना जा सकता है? ये बुद्धोत्तर है, इसके खुद सबूत ये हैं। जातक कथा की चोरी है वाल्मीकि रामायण दशरथ जातक की। महाभारत में लगभग 37 जातक कथाओं की चोरी करके महाभारत लिखा गया है। तो ब्राह्मण धर्म का बेस रामायण महाभारत नहीं है। ये बहुजन समाज को मूर्ख बनाने के लिटरेचर लिखे है, और रामायण महाभारत को कोई ब्राह्मण कह दे वो धर्म ग्रंथ है। रामायण महाभारत धर्म ग्रंथ नहीं है, वो मूल निवासी बहुजनों को मूर्ख बनाने के लिखे गए काव्य है, केवल काव्य है। ब्राह्मणों के धर्म ग्रंथ किसको कहा जाता है? ऋग्वेद उनका धर्म ग्रंथ है, जो केवल और केवल ब्राह्मणों को पढ़ने को अलाउ है, बाकी ओबीसी को तो पढ़ने के लिए अलाउ ही नहीं है। तो ब्राह्मणों का धर्म अगर कोई है तो ऋग्वेद है, मनुस्मृति है, श्रुति स्मृति है, पुराण और ये इपिक, ये महाकाव्य, ये कोई धर्म ग्रंथ थोड़ी है। महाभारत में क्या लिखा है इसमें खास जानकारी है। ये ब्राह्मण बोलते कलयुग आएगा, ब्राह्मण आज भी बोलते घोर कलयुग आया है। तो महाभारत में लिखा है, कलयुग का वर्णन लिखा है, तो कलयुग के बारे में उन्होंने लिखा कि कलयुग में ब्राह्मण को कुत्ता भी नहीं पूछेगा। ब्राह्मण जिस गली से गुजरेगा भीख मांगने के लिए, उसको कोई भिक्षाटन भी नहीं देगा। सभी तरफ बुद्ध की जय जयकार होगी, सभी तरफ स्तूप की पूजा की जाएगी। मुंडनधारी और भगवे वस्त्र पहने हुए भिक्खु का ही समाज अनुसरण करेगा, और सभी तरफ एडुक की पूजा होगी। एडुक महाभारत में एडुक किसे कहा गया? तो ब्राह्मण इतिहासकार भी मान्य करते, अभी दुनिया के हिस्टोरियन मान्य करते, स्तूप जो होता है उसी को एडुक कहा है। तो महाभारत में तो बुद्ध धर्म की जय होने वाली है। जो पास्ट में हो गए हैं ब्राह्मण लोग, उसको फ्यूचर में बताते कलयुग में। तो ब्राह्मण लोगों को सबसे ज्यादा डर अगर किसी से है, सम्राट अशोक और बुद्ध का वास्तविक इतिहास सामने आने से है। सम्राट अशोक और बुद्ध के पुरातात्विक अवशेष है, उस तरह ब्राह्मणों के किसी भी, जिसके नाम पर आज ये नाटक नौटंकी कर रहे हैं, उनके किसी के भी सिंगल भौतिक अवशेष नहीं है, पुरातात्विक अवशेष नहीं है। ये बात हमने इस किताब के द्वारा जाहिर की है, और ब्राह्मणों को हमने चुनौती दिया है कि हमारी बात अगर झूठ है तो हम पर मुकदमा करो, क्योंकि हमें तो जाना ही है कोर्ट में हमारा पक्ष रखने के लिए। मगर हमें न्यायपालिका पर यकीन नहीं है। गोगोई जैसा जज जिसको खरीद लिया गया और बदले में उसको राज्यसभा का सीट दिया गया, तो न्यायपालिका कहां जिंदा है? जिस तरीके से आप रामायण महाभारत को काल्पनिक बताते हुए कुछ चुनौती देने का काम कर रहे हैं, और उसी तरीके से हरियाणा में कुछ ब्राह्मणों के द्वारा आपको भी चुनौती दी गई थी, यहाँ तक कि 2 करोड़ का इनाम भी रखा गया। तो राजकुमार सैनी जी ने तारीख फिक्स करने के लिए, टाइम फिक्स करने के लिए कहा, और राजकुमार सैनी जी ने कहा हम भी आते हैं, तुम भी आओ। तो ब्राह्मण लोग तो भाग गए। मैंने खुद वाराणसी में, वह हरियाणा में जाकर वह एक माह पहले मैंने ऐलान किया कि चाणक्य और परशुराम काल्पनिक है। चाणक्य और परशुराम काल्पनिक है। उनके आता पता, उनका बर्थ प्लेस कोई हमें बताए और 1 करोड़ रुपए इनाम लेके जाए। इस साल हम उस महीने में हमने कहा 1 करोड़ है, अगली बार कोई लाकर देगा तो 2 करोड़। तो ब्राह्मण लोग केवल बकवास कर रहे हैं। हमने तो लिखा काल्पनिक है परशुराम, काल्पनिक है चाणक्य। ब्राह्मण परशुराम की जय जयकार करते, मगर अपने बेटे का नाम परशुराम नहीं रखते। बताओ, उत्तर भारत में किसी पंडित का नाम परशुराम दुबे, परशुराम चौबे, परशुराम त्रिवेदी, यानी ब्राह्मण को मालूम है हिंसक कैरेक्टर है। ब्राह्मण शो करने के लिए हमारे नाम लेते हैं। राहुल गांधी, राहुल नाम किसका है? हाँ, राहुल नाम तो बुद्ध के बेटे का है। हमारे ही नाम की चोरी करते हैं। चाणक्य द्विवेदी,
कौटिल्य उपाध्याय है क्या नाम? ब्राह्मण लोग जिनको आदर्श मानते उनके भी नाम नहीं रखते। ब्राह्मण को मालूम है ये काल्पनिक है और ये हिंसक और छली है, कपटी कैरेक्टर है। सब ब्राह्मणों का जो इतिहास है वो रेत पर खड़ा है। हरियाणा में डीएनए कॉन्फ्रेंस जब से आपने ऐलान किया था, मोहन मेश्राम जी और आपने जिस तरीके से हरियाणा में डीएनए कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया और वहां पे विरोध होना शुरू हुआ, उसके बाद लगातार हरियाणा में बामसेफ और उससे समर्थित जितने भी संगठन हैं, चाहे ओबीसी मोर्चा हो या स्वराज क्रांति, सारे संगठनों का विरोध भारी पैमाने पर हरियाणा में क्यों हो रहा है? क्यों नहीं होगा? जब आप उसकी गर्दन पकड़ोगे और आप कहोगे उसको चिल्लाने का भी अधिकार नहीं है, तो उसको थोड़ा चिल्लाने दो। मरने के पहले मुर्गा भी थोड़ा चिल्लाता है, कसाई जब काटता है तो चिल्लाता है। क्या करना चाहता है ब्राह्मण? ब्राह्मण ये मिस इंटरप्रेट कर रहा है कि हरियाणा जो शब्द है ये आर्ययाना, यानी ब्राह्मण ने तय कर लिया है कि ये बामसेफ भारत मुक्ति मोर्चा का संगठन अब गांव गांव में फैल रहा है। जैसे मुगल और अंग्रेज लोग भारत छोड़ के भाग गए, कल हमें भी भागने की नौबत आ सकती है। तो ब्राह्मण लोग इंटरप्रेट कर रहे हैं ये हरियाणा नाम जो पड़ा है ये आर्य शब्द से पड़ा है। तो ब्राह्मण लोग क्या कहते हैं, हाँ हम ज्यादा दूर के निवासी नहीं है, हम लोग हरियाणा में यानी आर्ययाना में रहते थे, वहां से हम सुदूर प्रदेश, गंगा प्रदेश, सुपीक प्रदेश में फैले। तो ब्राह्मण उस शब्द को पकड़ना चाहता है। नंबर एक, उस राखीगढ़ी सभ्यता के सामने अभी एएसआई को माध्यम करके ब्राह्मणों ने बोर्ड लगाया है और उस बोर्ड पर लिखा है ये सिंधु सरस्वती वैदिक सभ्यता है। तो ब्राह्मण लोग एक तरफा प्रचार कर रहे हैं ये सिंधु सरस्वती सभ्यता है। इसका दूसरा मतलब होता है कि पाकिस्तान में जो वर्तमान विभाजित भारत का हिस्सा है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, उसके ऊपर भी दावा कर रहे हैं। और राखीगढ़ी जो सभ्यता मिली है उसका भी वो मालिकाना हक बता रहे हैं। तो हमारा क्या है? तो भारत का मूल निवासी ब्राह्मण बता रहा है हम मूल निवासी है और उनका डीएनए उसके अंदर नहीं मिला। इसके बावजूद वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि ये वैदिक लोगों की सभ्यता है, इंडस वैली की जो सभ्यता है, राखीगढ़ी इंडस का ही एक हिस्सा है। तो ब्राह्मण लोग जो झूठ प्रचार कर रहे हैं, हम तो पूरे देश भर में ब्राह्मणों को विदेशी कह रहे हैं, नंगा कर रहे हैं। तो हमने सोचा देश भर में हम उनको नंगा कर रहे हैं, तो जिसको सेंटर बनाकर वो भारत में हमेशा के लिए रहना चाहते हैं, तो वहां जाकर उनको एक्सपोज किया जाए। तो हम वहां जाकर उनको एक्सपोज किया। अगर ब्राह्मणों को इतनी बड़ी खुजली है तो आज तक पर हमको डिबेट के लिए बुलाए, एनडीटीवी पर डिबेट के लिए बुलाए। और वो जो उनके जो बड़े बड़े प्रवक्ता आरएसएस के संदीप पात्रा, और वो जो संस्कृत भाषा में बोलने वाला है, और एक जो आरएसएस का अपने आप को तुर्राम खान कहता है, या भागवत, हमारे साथ डिबेट कर लेना। दूध का दूध पानी का पानी तब माना जाएगा जब एक दूसरी साइड भी प्रस्तुत किया जाए। हम तो गुंडागर्दी पर नहीं आ रहे, हम भी लड़ दिखा सकते हैं। हमारे पुरखों के हाथ में भी तलवार थी, तलवार के बलबूते पर ही हम राजा बने। भीमा कोरेगांव में ब्राह्मणों के हाथ में भी तलवार थी, हमारे पुरखों के हाथ में भी तलवार थी। जब तलवार की बात आई तो हमारे 500 लोगों ने उनको भीमा कोरेगांव के नदी का पानी तक पीने नहीं दिया, बोटी बोटी करके मारा। तो लड़ाई करना चाहते तो समान साधनों से हो। काशी में आप और इंपॉर्टेंट बात आपको बताता हूं, अभी आपके चैनल के द्वारा, बहुजन प्लैनेट बहुत अच्छा चैनल है और उसको लोग चाहने वाले भी बहुत ज्यादा, और अब सही सटीक जानकारी लोगों को देते हैं। ब्राह्मण वैदिक सरस्वती सभ्यता कह रहे हैं, सबूत दिखाओ। सरस्वती नदी कहां है? ब्राह्मणों को चुनौती है। तुम लिख रहे हो कि ये वैदिक सरस्वती सभ्यता है, सिंधु सभ्यता को तुम लिख रहे हो सिंधु सरस्वती सभ्यता। सरस्वती कहां है? 1778 में एक व्यक्ति ने भारत का मैप बनाया, तो उसके अंदर पंजाब के अंदर एक घग्गर नदी है, उसके पास एक नाला बहता है, उसको उसने कहा ये सुरसती नाला है। ये सन 1778 में एक फॉरेनर ने लिखा। फिर 1960 में ब्राह्मणों के द्वारा, एएसआई के द्वारा
इसके पहले सर प्रिंसेप ने इस बात को नकारा। प्रिंसेप बड़े आर्कोलॉजिस्ट थे, उन्होंने कहा कोई सरस्वती नदी नहीं है। सर मेजर जनरल कनिंघम ने एशियन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ये बहुत महत्वपूर्ण किताब लिखी और उसके अंदर उन्होंने लिखा कोई सरस्वती नदी नहीं है। उसमें पुरातात्विक, जिसने पूरा भारत का इतिहास दुनिया के पटल पर लाया, उसने डिना किया कोई सरस्वती नदी नहीं है। 1960 में एएसआई, ब्रिटिश चले गए, अब उनके हाथ में था सब खेल। तो 1960 में एएसआई ने यह दावा किया, इसके पहले एएसआई ये दावे को खारिज कर रहा है। एएसआई के ब्राह्मणों ने यह दावा किया, अर्थात शासक जाति के ब्राह्मणों ने दावा किया कि सैटेलाइट के द्वारा सरस्वती नदी को ढूंढा गया है। और कितनी बड़ी, हिमालय से लेकर सिंध तक बहने वाली नदी। प्रोपेगेंडा किया 1960 में, मगर समाज में प्रचार किया सैटेलाइट के द्वारा 1970 में ढूंढा गया। ढूंढा क्या गया? वो जो पंजाब में एक नाला है, उस नाले का नाम है सुरसती नाला। नाले को नदी कह रहे हैं। ये कितना बड़ा धोखेबाज जमात है कि जो कल्पना में है उसको इतिहास बता रहे हैं। तो अब ये इनका नाटक हमारे सामने नहीं चलेगा। हम इतिहास को रीराइट भी कर रहे हैं, और केवल रीराइट नहीं कर रहे हैं, सही बात को हम डंके की चोट पर लोगों को बता भी रहे हैं। देश भर में जितने बुद्धिस्ट प्लेस हैं, चाहे सारनाथ हो, बोध गया हो, जितने भी बुद्धिस्ट प्लेस हैं, वहाँ पे आरएसएस के द्वारा मंदिर बना के कब्जा किया जा रहा है। बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के आप राष्ट्रीय प्रभारी हैं, तो बौद्धों की जो विरासत है उसको बचाने के लिए आपका संगठन किस तरीके से पहल करेगा? अभी हम केवल प्रबोधन कर रहे हैं, तो ब्राह्मणों की जल रही है। प्रबोधन कर रहे हैं, समझा रहे हैं, संगठित कर रहे हैं और हिस्टोरिकल आधार पर बता रहे हैं। तो हमारे कार्यक्रम पर वो पाबंदी लगा रहे हैं। और मैंने ये सुना है कि ज्ञानव्यापी मामले में एएसआई के द्वारा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा 55 पन्ने का एक कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट दिया है। तो एएसआई की जिम्मेदारी है कि वो कोर्ट में दाखिल कर रही है, तो पब्लिक क्यों नहीं कर रही है? वो लोकतांत्रिक संस्था है, वो कोर्ट में तुम 55 पन्ने का रिपोर्ट दे रहे हो, पब्लिक क्यों नहीं कर रहे हो? हमें डाउट है कि एएसआई के द्वारा काल्पनिक बातों को हिस्टोरिकल बातें बताकर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। 9 सितंबर को हम भारत बंद करने वाले हैं। 24 सितंबर को हम बनारस में 1 लाख लोगों का मोर्चा कॉल किया है। हमने नागपुर में 1 लाख लोगों को बुलाया था, 4.5 लाख लोग आए थे। अब हम 1 लाख लोगों को बुला रहे हैं। इसके बावजूद भी ब्राह्मण अगर नहीं सुधरेंगे तो फिर हम 5 लाख लोगों का, जो सेंट्रल ऑफिस है एएसआई का दिल्ली में, एएसआई का कार्यालय, उसके कार्यालय पर 5 लाख लोगों का मोर्चा बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क लेके जाएगा। अगर ये गुंडागर्दी से काशी मथुरा पर कब्जा करते हैं, अरे ये रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट है, मैं आपको दिखा दूं। ये देखो, इसका पन्ना भी आपके दर्शक को दिखाई देना चाहिए। ये जीपीआर के द्वारा आर्कोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन यूजिंग ग्राउंड एट सोमनाथ एंड प्रभास क्षेत्र गांधीनगर, इन्होंने 32 पेज का रिपोर्ट प्रस्तुत किया एडवांस टेक्नोलॉजी के द्वारा। तो अंदर गहराई, अलग अलग जगह का उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया। तो सोमनाथ में 3 मंजिला बुद्ध विहार है। तो ऐसा क्या कर रहा है? सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष है, चेयरमैन है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, और भारत का प्रधानमंत्री है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तो तुम जिस मंदिर का ट्रस्टी चेयरमैन हो और तुम्हारे ही कहने पर वहां इन्वेस्टिगेशन किया, और उस 32 पेज की रिपोर्ट में यह कहा गया कि उसके नीचे 3 मंजिला बुद्ध विहार है। तो नरेंद्र मोदी एज ए प्रधानमंत्री होने के नाते यहां का उत्खनन करके सोमनाथ मंदिर को बुद्धिस्ट के हवाले करना चाहिए। यह प्रधानमंत्री की नैतिक जिम्मेदारी है, नहीं कर रहा है। इसीलिए तो हम कह रहे हैं
कि ब्राह्मणों का ये रखा हुआ प्रधानमंत्री है। वजह बता रहे हैं, ब्राह्मणों के इशारे पर नाचने वाला, ओबीसी के खिलाफ काम करने वाला, इस देश की सभ्यता को नष्ट करने में विदेशी आक्रांता जंगली ब्राह्मणों को मदद करने वाला ये देशद्रोही है। बौद्धों की विरासत पर लोकतांत्रिक पद पर रहने वाला आदमी वो एएसआई को निर्देश नहीं दे रहा है, एएसआई खुद सो मोटी उसका उत्खनन नहीं कर रही है, तो आने वाले समय में एक जन आंदोलन होगा और इसके लिए वर्ल्ड लेवल से भी दबाव आ सकता है। ये विरासत केवल ये सीएसटी ओबीसी की विरासत नहीं है, बल्कि ये दुनिया की विरासत है। और दुनिया की विरासत दुनिया वालों को अब पता चल रहा है, ये मंदिर का जो खेल चल रहा है दुनिया वालों को भी पता चल रहा है। आप जिस तरीके से प्रबोधन के माध्यम से समाज को जागृति करने का काम कर रहे हैं, काशी के बाद मथुरा में भी आपके कार्यक्रम को रोकने का काम किया गया और भारत बंद का आप लोगों ने ऐलान भी किया है, तो भारत बंद को लेकर क्या तैयारी है आपके संगठन के द्वारा? भारत बंद की तैयारी शुरू हो गई है। पूरे देश में हमारा संगठन का जाल है और 5 चरणों में उसका ज्ञापन आंदोलन है, रैली प्रदर्शन है। 8 अगस्त का उसका पहला चरण है, तो जोरदार तैयारी शुरू हो गई। लोगों में गुस्सा है, लोगों में हमारे आंदोलन को लेकर सिंपैथी है। हम ब्राह्मणों को विदेशी कह रहे हैं, ये आरोप ब्राह्मण हम पर लगा रहा है कि ये हमको विदेशी कह रहे हैं, मगर हमारे खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं कर रहे हैं? ये विदेशी कह रहे हैं हमको। अगर हम वो आरोप हो गया कि ब्राह्मणों का नागेश्वर मिश्रा हमको कह रहा है कि हमको विदेशी कह रहा है। अरे ब्राह्मण, तू भारत का मूल निवासी नहीं है, वेस्ट यूरेशिया का मूल निवासी है। मुझे लगता है कि 2025 के पहले ही अगर ब्राह्मणों ने ऐसा ही विरोध किया तो 2025 के पहले ही ब्राह्मणों का इस देश में रहना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है, ब्राह्मणों की हरकत जिम्मेदार है। ब्राह्मण लोग शालीनता से हमारे साथ लड़ नहीं रहे, गुंडागर्दी से लड़ रहे हैं, हमारे लोगों के अधिकार छीन रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश कई यादवों को मार डाला, कई ओबीसी युवाओं को मार डाला, तो ओबीसी भी प्रताड़ित है, शेड्यूल कास्ट के लोग प्रताड़ित है। क्षत्रिय लोग कह रहे हैं कि क्षत्रियों को पुलिस अदालत में, पुलिस थाने में मार डाला, पुलिसों ने कुचल कर मार डाला। क्षत्रिय लोग भी परेशान है योगी आदित्यनाथ की सरकार से। कौन खुश है? कोई रोजगार नहीं है। अगर मंदिर बनेगा तो घंटा बजाएगा ओबीसी, क्या मिलेगा ओबीसी को? रोजगार तो नहीं है, सारा रोजगार बेच दिया। उत्तर प्रदेश क्रांतिकारी लोगों का शहर है, मौर्यों का शहर है, मौर्यों की भूमि है, हमारे पूर्वजों की भूमि है। हम दावा कर रहे हैं कि ब्राह्मणों का डीएनए अगर विदेशी है, वो भारतीय नहीं है, तो उनका भारत के किसी भी भूभाग पर कब्जा करना जायज कैसे कहा जा सकता है? नाजायज ही कब्जा माना जा सकता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे बाबा साहब अम्बेडकर रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर प्रोफेसर विलास खार। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इसी तरीके का लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। बने रहिए बहुजन प्लेनेट के साथ। मैं एल के नंदवंशी, बहुत बहुत धन्यवाद।